पिछले लेक्चर में हमने एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फ्रॉम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन खत्म किया, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फ्रॉम एंथैल्पी ऑफ कंबशन खत्म किया, उसके बाद एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन यानी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का या किसी भी सब्सटेंस का आयंस में जो फॉर्मेशन होता है उसको कितना एनर्जी लगेगी या कितनी एंथैल्पी का एनर्जी का चेंज आएगा, दैट इज एंथैल्पी। यस संतोष, हाँ, तो क्या एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, अभी एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन का मतलब तो हमने समझ लिया कि भाई एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन में जो इंपॉर्टेंट सेंटेंस मैंने लिख के दिया था वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि हमें ना न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस से जितने भी होते हैं ना, तो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में एंथैल्पी का चेंज कितना होगा वो हमें निकालना है, ठीक है, यानी हीट ऑफ रिएक्शन। ओके, तो होता ऐसे है कि जैसे कि आप लोगों ने एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन में सीख लिया है कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं यानी स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसिस, उनमें ऑलरेडी आयन का फॉर्मेशन बहुत अच्छे से होता है। आयन का फॉर्मेशन होता है मतलब उनमें ऑलरेडी आयन का सेपरेशन अच्छे से होता है, यानी उनको जब पानी में डाला जाता है तो उनको ज्यादा मेहनत नहीं लगती सेपरेट होने के लिए, वो ऑलरेडी सेपरेट होती है। लेकिन मैंने अगर स्ट्रॉन्ग को छोड़ के अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया तो वीक इलेक्ट्रोलाइट को डिसोसिएट होने के लिए, आयोनाइज होने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, बराबर है ना। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या है वो पहले समझ लेते हैं। तो आयोनाइजेशन तो समझ में आया, क्यों? क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन में स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेसिस, वीक एसिड या वीक बेसिस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, यही एक दूसरे के साथ रिएक्ट होते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, सही है। तो इसका मतलब क्या है कि एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या है? तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का मतलब है द एंथैल्पी चेंज, द एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग complete neutralization, during complete neutralization of 1 gram equivalent of acid by 1 gram equivalent of base in dilute solution। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब सिंपल है भाई, एक्वियस मीडियम। डाइल्यूट सॉल्यूशन का सिंपल मतलब है एक्वियस मीडियम, ठीक है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में अगर है ना, आपको पता है कि जितने भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं वो विद रिस्पेक्ट टू देयर 1 ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्ट होते हैं। हमने आयोनिक इक्विलिब्रियम में बहुत सीखा है इसे, है ना, जिसके है ना, इसके अगर 1 मिली इक्विवेलेंट रिएक्ट होंगे तो एसिड के रिएक्ट होंगे तो बेस के भी इक्विवेलेंट रिएक्ट होते हैं ना, दैट इज। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब पता है ना सब लोग, ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब है मोल्स इनटू एन फैक्टर, वही तो हमने देखा था, ठीक है। आयोनिक इक्विलिब्रियम में भी हमने इसके बारे में देखा था इसी तरीके से, है ना। आप पता है ना मिली इक्विवेलेंट बोलते हैं ना, तो वो एक्चुअली मिलीग्राम इक्विवेलेंट ही, मिली इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मिली मोल्स इनटू एन फैक्टर, याद आया क्या? वही वही है ना, वही ग्राम इक्विवेलेंट बोला, मिलीग्राम इक्विवेलेंट बोले या मिली इक्विवेलेंट बोलते हैं उसको सिंपली, तो दैट इज इक्वल टू मिलीमोल्स इनटू एन फैक्टर, वही हमने जो सीखा था, याद आया सब लोगों को। तो जितने है ना एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट, तो यहाँ पे कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होना जरूरी है 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड का 1 ग्राम इक्विवेलेंट बेस के साथ इन डाइल्यूट सॉल्यूशन दैट इज एक्वियस मीडियम पे, ठीक है। क्या आप लोगों को एक जनरल रिएक्शन पता है? आपको एक जनरल रिएक्शन पता है, ठीक है। अच्छा बोलता हूं मैं, हो गया लिख के, हो गया लिख के, अरे हो गया क्या लिख के, हो गया क्या लिख के, हो गया क्या? चल, तो वेरी सिंपल, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के बारे में सीख रहे हैं और न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या है वो भी हमने सीख लिया है इसमें। ओके, तो आपको पता है क्या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होते हैं वो 2 स्टेप में होते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस
आर इन 2 स्टेप्स। रिएक्शन जो होते हैं न्यूट्रलाइजेशन वो 2 स्टेप में होते हैं। आप बोलोगे सर 2 स्टेप में कैसे? तो पहले स्टेप में क्या होता है बताएगा। पहले स्टेप में होता है आयोनाइजेशन ऑफ एसिड और बेस, एसिड एंड बेस। सबसे पहले स्टेप में आयोनाइजेशन होगा। क्यों रे? क्योंकि जब तक आयोनाइजेशन होता नहीं है, जब तक आयोनाइजेशन होता नहीं है तब तक वो सेपरेट नहीं होने वाले, और सेपरेट जब तक होते नहीं तब तक वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करने वाले। सबको पहला स्टेप समझ में आया? पहला स्टेप हमेशा न्यूट्रलाइजेशन में कौन सा होता है? आयोनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस। हैव यू गॉट दिस? हैव यू गॉट दिस? पहिल्यांदा आयोनाइजेशन होईल ना, एसिड तुटतील, एसिड तुटेल, बेस तुटेल, है ना, एसिड टूटेगा, बेस टूटेगा, उसके बाद एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट होंगे, है ना। और दूसरा स्टेप जो होता है उसमें होता है, क्या हमने जनरल रिएक्शन देखा है किसी भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का? क्या आप लोगों को पता है जनरल रिएक्शन क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन का? याद आया? H प्लस एक्यूएस प्लस OH माइनस एक्यूएस की वाटर। यानी सेकंड स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ वाटर from H plus aqueous and OH minus from H plus aqueous and OH minus, यानी H plus aqueous plus OH minus aqueous will form H2O liquid. Have you got this? Have you got this? यही तो सारे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का जनरल रिएक्शन, सही है ना। कोणत्याही न्यूट्रलायझेशन रिएक्शन ह्या 2 स्टेप मध्ये होतात। पहिल्यांदा जे तुम्ही ऍसिड आणि बेस घेतायत ना ते तुटतात, आणि तुटल्यानंतर त्याच्यामध्ये एक वॉटरची फॉर्मेशन होते, कारण तुम्ही शिकलात है ना कैसे करते हैं, है ना। मैंने आपको बताया कौन सा भी एसिड, फॉर एग्जांपल स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लिया था मैंने, तो मैंने आपको बोला था है ना, पहले क्या होगा, ये दोनों को लिया तो पहले H प्लस प्लस Cl माइनस ब्रेक होगा, उसके बाद Na प्लस प्लस OH माइनस ब्रेक होगा, उसके बाद आप लोगों का NaCl तैयार होगा, तो वो भी सॉल्ट है, वो भी अलग रहेगा, और इसमें आपको H2 बनेगा। क्या मेरे प्यारे, ये सब एक्यूएस है, 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 सब एक्यूएस है। क्या इधर का Na प्लस Cl माइनस गया, इधर का Na प्लस Cl माइनस गया, तो क्या आप लोगों का ये जनरल रिएक्शन आया। कौन सा भी ले लो, ऐसे नहीं कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, कौन सा भी वीक भी लिया, वैसे भी देखो ना CH3COOH माइनस है ना, एसिटिक एसिड लिया तो वो टूट जाएगा। मान लो उसके साथ मैंने NaOH लिया, Na प्लस OH माइनस लिया, उससे ये बनेगा फॉर एग्जांपल CH3CONA, तो CH3CO माइनस ये भी अलग हो जाएगा, Na प्लस भी अलग हो जाएगा, और यहाँ पे बनता है H2O। तो आपको पता है CH3CO माइनस गया, Na प्लस गया, CH3CO माइनस रहेगा, यानी फाइनली आपका वाटर लिक्विड आया। ये भी एक्वेस, 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 ये भी एक्वेस। कोई भी एसिड ले लो, कोई भी बेस ले लो, कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस कोई भी ले लो, लेकिन फाइनली तो यही रहे। ओके, क्लियर एवरीवन? चलो हो गया लिख के, अरे हो गया लिख के चलो, अरे हो गया क्या, जल्दी बोलो बोलो। हो गया। मग आता कोणतीही जनरल रिएक्शन जर ही असेल, ही जनरल रिएक्शन आहे ना, म्हणजे ह्या फॉर्मेशनच्या वेळेस एनर्जीचा काहीतरी चेंज येईल, एंथैल्पीचा चेंज है ना, ये तैयार होना मतलब फॉर्मेशन के कोई एंथैल्पी का चेंज आएगा ना। वाटर का फॉर्मेशन होता है ना न्यूट्रलाइजेशन में, जनरल रिएक्शन में, तो उस वक्त है ना, उस एक जनरल रिएक्शन अगर हमने कंसिडर किया तो उसमें एंथैल्पी का चेंज होना जरूरी है। यानी इसका जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता है, यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जो वाटर तैयार होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जो वाटर तैयार होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जो वाटर तैयार होता है, उसका जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है
वो होता है -13.7 किलो कैलोरी पर मोल या -57.2 किलो जूल पर मोल। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जूल, दैट इज, अगर उसको मैंने जूल में कन्वर्ट किया तो बना देगा -57.2। दिस वैल्यू इज फिक्स, ये वैल्यू फिक्स है, ये वैल्यू कैलकुलेट यार, जूल में जो वैल्यू है इट इज फिक्स वैल्यू। न्यूट्रलाइजेशन में जो H+ और OH- बनेगा उसमें जो वाटर का फॉर्मेशन है, तो वाटर फॉर्मेशन की जो वैल्यू होती है वो फिक्स होती है, फिक्स होती है, फिक्स होती है, फिक्स होती है, दैट इज -13.7 किलो कैलोरी पर मोल या -57.2 किलो जूल पर मोल। फिक्स असते, फिक्स असते, म्हणा फिक्स असते, फिक्स असते। -13 पाठच करायची व्हॅल्यू, कारण व्हॅल्यू फिक्स आहे, पाठ करायची, कोणत्या व्हॅल्यू फिक्स नाही, बाकीच्या कुठल्याही एन्थॅल्पी लक्षात नाही ठेवायच्या, आपण एन्थॅल्पी ऑफ आपण ही लक्षात ठेवायची न्यूट्रलायझेशन, ठीक आहे, आलं लक्षामध्ये, -13.7 और -57.2 किलो जूल पर मोल। ओके, कळालं का सगळ्यांना? -13.7 लक्षात ठेवायला खूप सोपं आहे, माहिती आहे की 13.7 ते गाडीवरचे जे माग गाडीच्या मागे लिहिलेलं असतं ना 13.7 है ना, काहीतरी तसंच आहे। माइनस, लेकिन उसमें -13.7, अगर मान लो आप लोग को ये ध्यान में नहीं आया कि ये किलो जूल में कितना है, 13 मेरा 7 था या -57 है ना, अगर मान लो आपको कैलोरी में पता है तो आप उसको जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। माइनस, हाँ, मामाचा आशीर्वाद, हा प्रथमेश, अरे ही वॉटर फॉर्मेशनचीच आहे, हो बरोबर आहे, बरोबर आहे। न्यूट्रलायझेशन रिएक्शन मध्ये हेच तर होतं ना, बाकी आयन्स तर कॅन्सल होतात ना, पण आता त्याच्यात काय आहे बाकी आहे। हो गया, झालं का रे इम्रानो? यस, मगर इसमें है क्या वो इम्पोर्टेंट, यहां तक तो कहानी ठीक है, सिंपल सिंपल कहानी थी, अभी शुरू हो रहा है मेरे प्यारे, तो ध्यान में रखना, ये जो मैंने अभी आप लोगों को लिख के दिया वो कैसे है। सो किसी भी रिएक्शन की जो न्यूट्रलाइजेशन की जो एंथैल्पी होती है वो होती है, हे मी तुम्हाला काय सांगितलं होतं रे, मी तुम्हाला काय सांगितलं होतं, पहिल्या स्टेप मध्ये काय होतं रे, आयोनायझेशन होतं का, होतं ना, म्हणजे एन्थॅल्पी ऑफ न्यूट्रलायझेशन इक्वल टू एन्थॅल्पी ऑफ आयोनायझेशन लिहू का, बरोबर का, एन्थॅल्पी ऑफ न्यूट्रलायझेशन होताना टोटल काय काय होतं, एन्थॅल्पी ऑफ आयोनायझेशन होतं प्लस त्या रिएक्शनची एन्थॅल्पी असते वॉटर फॉर्मेशनची, है ना, वाटर फॉर्मेशन के रिएक्शन की एंथैल्पी होती ना, अभी लिख के दिया था ना, आयोनाइजेशन पर प्लस वाटर का जो एंथैल्पी का फॉर्मेशन, मतलब वो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ठीक है, क्लियर, ओके ना, सही है, ध्यान में रखना मेरे प्यारे बच्चों, तो मैंने आपको ये जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है वो अभी बता दिया, वो कितना है, सो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज इक्वल टू है
एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन -13.7 और मैंने अभी बोला है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन -57.2. Have you got this? कळालं का? हे मुलांनो अतिशय सोपं आहे, अतिशय सोपं. एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन होगा प्लस एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. ये एक तो -13.7 किलो कैलोरी पर मोल में या किलो जूल में, दोनों में से कोई यूज करो. ये डिपेंड करता है आपको एक क्वेश्चन में क्या दिया है, कैलोरी में पूछा है कि जूल में पूछा है. कैलोरी में पूछा तो 13 मेरा 60 और इसमें पूछा तो 57.2. ठीक है, क्लियर? क्लियर एवरीवन? एवरीवन क्लियर दिस? नाउ अभी बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं आप लोगों को. नाउ ए reaction, neutralization reaction between strong acid and, मी म्हटलं ना तुम्हाला एंथैल्पी ऑफ आयोनायझेशन खूप महत्वाचं आहे. रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस अगर होगा तो कैन यू टेल मी इस रिएक्शन की एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होगी? ओहो ओहो, can you tell me? React neutralization equal to enthalpy of ionization माइनस, फॉर एग्जाम्पल कोई भी ले लो, 57.2 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई भी एक ले लो, 13.7 कोई भी. क्या मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बोला है कि एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस दोनों के भी हम क्या मानते हैं? जीरो मानते हैं. तो दोनों के बीच में अगर कोई रिएक्शन होगा तो उसकी एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन को मैं कंसीडर करूंगा क्या? नहीं. यानी फॉर रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन इज अज्यूम्ड टू बी जीरो. यानी कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में जब न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन होता है तो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में कितनी एनर्जी इन्वॉल्व होती है? ओहो, माय गुडनेस. -57.2 ले लो या माइनस कोई भी ले सकते हैं, और -13.7 कोई भी ले, कोई आप कोई भी ले सकते हो. अरे समझ में आया क्या? कळालं का? स्ट्रॉंग एसिड स्ट्रॉंग बेस लागते का काही नाही, म्हणून त्याला आपण झिरो घेतो. मग मला सांगा एंथैल्पी ऑफ आयोनायझेशन केव्हा येईल? एंथैल्पी ऑफ आयोनायझेशन केव्हा येईल? ज्यावेळेस कोणीतरी एक वीक असेल किंवा दोन्हीचे दोन्ही वीक असतील त्यावेळेस. यस माय डियर स्टूडेंट, जब दोनों में से कोई एक वीक रहेगा या दोनों के दोनों वीक रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं. म्हणजे याचा अर्थ आपल्याला कळालेला आहे आता काय, की कोणत्याही स्ट्रॉंग ऍसिड आणि स्ट्रॉंग बेस मधली जी न्यूट्रलायझेशन रिएक्शन असते त्याच्यामध्ये किती एंथैल्पी चेंज होतो आणि किती ना एंथैल्पी किती एनर्जी इव्हॉल्व होते? -57.2 किलो जूल पर मोल किंवा -13.7 किलो कॅलरी पर मोल. हे फिक्स आहे, हे फिक्स आहे. म्हणजे त्याची जी एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलायझेशन ती वॉटरची फॉर्मेशन आहे. सिंपल, सगळे है ना, हे झिरो आहे ना, म्हणजे रिएक्शन ऑफ एंथैल्पी और न्यूट्रलायझेशन सेम. हो 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 हो, क्लियर एवरीवन? Sir, does these values are universal? हे एवढे मोठे मोठे शब्द नको वापरू.
युनिव्हर्स, ठीक आहे, युनिव्हर्स मध्ये आपण हेच काढले, हेच आहे युनिव्हर्सलच. ठीक आहे. आणि श्रीरंग भालेराव यांना विचारायचंय की सर याच्यावर प्रश्न कसे येतात बरं का. मग त्याला कसं विचारतोय तो, सर इसपे क्वेश्चन भी होंगे ना. म्हणजे अरे बस क्वेश्चन ले लो. म्हणजे विचारायचं तेच आहे, घाणेरडा प्रश्न तोच विचारायचा आहे की सर क्वेश्चन कसे येतील याच्यावर, पण याला वेगळ्या पद्धतीने विचारायचं. विचारायचं तेच आहे, घाणेरडा प्रश्न तुझा, सर याच्यावर क्वेश्चन कसे येतील. पण सर इसपे क्वेश्चन भी होंगे, म्हणजे हे खूप बारीक बरं का. म्हणजे म्हणजे कसं असतं माहितीये का, एखाद्याचा अपमान करायचा पण त्याला वाटू पण द्यायचं नाही की याचा अपमान केला. म्हणजे आज अशा प्रकारे, म्हणजे एखादी गोष्ट सांगण्याचे दोन दोन प्रकार असतात. एखाद्याला डायरेक्ट हर्ट करतो माणूस, आणि एखादा असं गुपचूप काहीतरी बोलायचं म्हणजे असं. फायनली विचारायचं तेच असतं आपल्याला. चलो हो गया क्या. मग मला एक सांगता का, मला एक सांगा मग, मग आता इफ, मग मी असं म्हणू का रे, सेकंड केस आता इफ इफ any or base is weak, जर एखादा ऍसिड आणि बेस वीक असेल तर मग मी काय म्हणणार रे, मग मी असं म्हणणार का, एन्थाल्पी ऑफ न्यूट्रलायझेशन इज इक्वल टू एन्थाल्पी ऑफ आयोनायझेशन मायनस, ठीक आहे, 13.7 किलो कॅलरी. हे बरोबर आहे का नाही, लवकर सांगा, बरोबर आहे का, लवकर सांगा, लवकर सांगा, लवकर सांगा, बरोबर आहे का, बरोबर आहे. म्हणजे याचा अर्थ एन्थाल्पी ऑफ आयोनायझेशन कशी प्रोसेस आहे, मी त्या दिवशी सांगितलं, आयोनायझेशन होत आहे म्हणजे तुटता येते, म्हणजे एंडोथर्मिक प्रोसेस, म्हणजे एंडोथर्मिक प्रोसेस. ठीक आहे. मग मला एक सांगता का रे, मग मला एक सांगा ही एंडोथर्मिक प्रोसेस, म्हणजे जेव्हा सुद्धा एखादा ऍसिड वीक किंवा बेस वीक येईल किंवा दोन्ही पण वीक येतील, मला सांगा ही तर पॉझिटिव्ह राहणार आहे, ये तो पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव रहेगा और ये वैल्यू माइनस, मतलब माइनस में वैल्यू एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, है ना, ये आप लोगों का एंडोथर्मिक है और ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस. मुझे बोलो, यानी इसका मतलब क्या आपको समझ में आया, मुझे बोलो कौन सा, मतलब एसिड और बेस कैसा होना चाहिए जब आपकी एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन सबसे ज्यादा होगी, मतलब वो एक्सोथर्मिक है ना, निगेटिव साइन इंडिकेट्स एक्सोथर्मिक प्रोसेस, मैग्नीट्यूड ज्यादा हो, है ना, मैग्नीट्यूड से हम इंपॉर्टेंट, निगेटिव साइन तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस का है. मुझे बोलो कब एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ज्यादा रहेगी, जब वहां पे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि उनकी रिएक्शन जल्दी होती है, यानी पूरी की पूरी एनर्जी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर के लिए लगती है, बाकी कुछ टूटने के लिए नहीं लगती ना. अभी जैसे कि मान लो, अगर मैंने, अभी इसका मीनिंग क्या है ना, फॉर एग्जाम्पल, अभी इसका मतलब ये है, अभी इसका मीनिंग ये है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर मान लो एसिटिक एसिड प्लस NaOH ले, तो इसमें होगा क्या, इसमें ना, मुझे बोलो ये टूटता है क्या पूरा, एसिटिक है ना, इससे क्या बनेगा, फॉर एग्जांपल CH3 CONA प्लस H2 बने, ठीक है. अच्छा मुझे बोलो क्या एसिटिक एसिड को आयोनाइज होता है लेकिन बहुत कम होता है, आपको पता है ना, ये ज्यादा टूटता नहीं, ये ऐसे रहेगा. अभी ठीक से समझो क्या होता है, ये नीट समझूंगे आता क्या होता है. NaOH तो भाई स्ट्रॉन्ग है, वो तो पहले से टूटेगा, उसके आयोनाइजेशन के लिए एनर्जी नहीं लगी. कॉन्सेप्ट को समझो, कॉन्सेप्ट को समझो. देखो अभी ये तो पूरा टूटता नहीं, ये तुसा टूटता है, ये मैंने दोनों लिए तो ऐसे होंगे ना, ठीक है. अभी देखो
न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होता कैसे वो समझ। ये पूरा का पूरा टूटा है क्या? नहीं, लेकिन ये तो पूरा टूटा है। ये इतना टूटा, OH माइनस इसके साथ रिएक्ट हो गया, थोड़ा थोड़ा ग्राम इक्विवेलेंट OH माइनस के साथ रिएक्ट हो गया। क्या न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है ये? क्या ये न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है? वाटर का फॉर्मेशन न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है, तो इसमें हीट इवॉल्व होगी। क्या इसमें हीट इवॉल्व होगी? यहाँ पे कुछ तो हीट इवॉल्व होगी ना एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, सही है। अच्छा, अभी सॉल्यूशन के अंदर है, ये सॉल्यूशन के अंदर ही चल रहा है पूरा। ये टूटेगा, क्या यहाँ पे कुछ एनर्जी रिलीज होगी? हाँ या ना बोलो। एसिटिक एसिड पूरा नहीं टूटा हुआ, थोड़ा टूटा हुआ, इतना सा। पूरा का पूरा न्यूट्रलाइजेशन पहले ही नहीं होगा ना, थोड़ा न्यूट्रलाइजेशन पहले हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा न्यूट्रलाइजेशन होगा, थोड़ा न्यूट्रलाइजेशन हो गया, एनर्जी रिलीज हो गई, क्योंकि एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एनर्जी रिलीज हुई, अभी वो एनर्जी और किसके काम में आएगी? फिर से वो बचे हुए एसिटिक एसिड को तोड़ती रहेगी। अरे समझ में आया क्या? बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले इतना सा H+ है, OH माइनस उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, एनर्जी रिलीज हो गई, फिर से वो कुछ एनर्जी उसमें से फिर से एसिटिक एसिड को तोड़ने के लिए लगेगी। पूरा क्यों नहीं टूटेगा? अरे तो वीक है ना, तो लगेज कस काय पूर्ण टूटेगी? ओ भाई, मारो मुझे, मजाक हो रहा है, मजाक। अरे बाबा, थोडा जो तुटलेला असतो ना त्याला OH मायनस न्यूट्रलाइज करेल ना लगेच, मग एनर्जी रिलीज होईल। मग मग काही एनर्जी कशाला यूज होईल? काही एनर्जी रिलीज होईल, त्याच्यामधली काही एनर्जी परत ऍसिटिक ऍसिड जो राहिलेला आहे त्याला थोड्याला परत न्यूट्रलायझेशन प्रोसेस होईल, परत काही एनर्जी रिलीज होईल, असं करता 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 हळू 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 पूर्ण एसिटिक एसिडला तोडेल। म्हणजे याचा अर्थ जी है ना, इसका मतलब है जो एनर्जी न्यूट्रलाइजेशन में रिलीज हो रहा था, क्या उसमें से थोड़ा फिर से यूज हो रहा था? क्या जो एनर्जी रिलीज हो रही थी, क्या अरे म्हणजे किती किती एनर्जी रिलीज होते? किती एनर्जी रिलीज होते? -13.7, पण त्याच्यामधली काही एनर्जी ही यूज होईल ना। अरे -13.7 एनर्जी से कुछ एनर्जी फिर से यूज होगा, किसको तोड़ने के लिए? जो एसिटिक एसिड वीक है, वो जो टूटा नहीं है पूरा, उसको तोड़ने के लिए। यानी क्या एनर्जी रिलीज होनी चाहिए थे ओवरऑल रिएक्शन में, उतनी होगी क्या? नहीं होगी, कम होगी। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ एनर्जी को तोड़ने के लिए लग रही है ना। समझ में आया अभी कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? वीक इलेक्ट्रोलाइट आने के बाद क्या होता है वो मैं आपको समझा रहा हूँ कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आया तो ये तो जीरो है, इसको तोड़ने के लिए कुछ एनर्जी लगती नहीं, क्योंकि ऑलरेडी सब टूटते हैं। लेकिन जब एक दोनों में से कोई एक वीक आएगा तो वो पूरा नहीं टूटता ना। जो इलेक्ट्रोलाइजेशन में रिलीज होगी उसमें से कुछ एंथैल्पी, देखो इसमें कितनी -7.7, लेकिन इसमें से कुछ एनर्जी फिर से किसमें यूज होगी? एसिटिक एसिड पूरा टूटा नहीं है उसको तोड़ने के लिए, धीरे 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 धीरे। हाँ समजलं का? आलं का? स्ट्रॉंग एसिड आणि स्ट्रॉंग बेसला काही तोडायला एनर्जी नाही लागत। हा, पण दोन्ही मधून एक वीक आला तर जी एनर्जी रिलीज होते, न्यूट्रलायझेशन तर होतं ना थोडं फार का होईना, तर थोडं न्यूट्रलायझेशन झालं म्हणजे त्याच्यामध्ये -13.7 एनर्जी रिलीज झाली। काय त्याच्यामधली काही एनर्जी ही तुमची याला येईल असं, किंवा तुम्ही असं समजा, किंवा तुम्ही असं समजलं तरी चालतं की पूर्णची पूर्ण एनर्जी परत यूज झाली याला तोडायला, असंही घ्या। पण फायनली जो एन्थॅल्पीचा चेंज आला तो तुमचा एवढा येणारच नाही ना, कारण शेवटी न्यूट्रलायझेशन होतंय म्हटलं एनर्जी तर रिलीज होणार आहे, फिक्सच आहे, हे फिक्स आहे। पण ती स्ट्रॉंग ऍसिड आणि स्ट्रॉंग बेस पेक्षा कशी असेल? कमी असेल। म्हणजे एन्थॅल्पी ऑफ न्यूट्रलायझेशन इज ऑलवेज ग्रेटर फॉर स्ट्रॉंग ऍसिड अँड स्ट्रॉंग बेस न्यूट्रलायझेशन। पण दोघांमधून कोणी वीक आला तर ती त्याच्यापेक्षा कमी राहील मॅग्निट्यूड मध्ये, कारण निगेटिव्ह साइन इंडिकेट्स एक्झोथर्मिक प्रोसेस। समजलं का आता?
हे समजलं का? ओके, क्लियर है? अभी क्या इसमें क्या देखो लिख के देता हूं, एसिटिक एसिड वीक है तो पूरा नहीं टूटेगा, जितना H प्लस उससे टूटा है, जितना H प्लस उससे टूटा है उसको OH माइनस न्यूट्रलाइज कर देगा। और जो हीट इसमें रिलीज होगी वो फिर से बचे हुए एसिटिक एसिड को, है ना, डिसोसिएट करेगी। इसी तरीके से धीरे पिक्चर की स्टोरी चल रही है, इसी तरीके से धीरे धीरे पूरा न्यूट्रलाइजेशन होगा। आमच्याकडे हिंदी मधून सुद्धा जाती। हिंदी की कक्षा में आप सबका तहे दिल से, पहले तहे दिल से तो ये तो उर्दू वर्ड है। हे माझे हँडरायटिंग छान आहे ना, मस्त आहे ना, भारी येतं, कधी कधी येते ती चांगली चुकून। आता कळालं का तुम्हाला सगळ्यांना? Hence, enthalpy of neutralization, which is an exothermic process, is greater for strong acid plus strong base neutralization. Clear है? वैभव म्हणतोय सर 57.1 दिया है प्रदीप में, तुला माझं नाही ऐकायचं का? आता काही काही ठिकाणी तर 57.32 दिलेली, मग मी काय सांगू आता तुला? कितना अच्छा होता सर अगर टेक्स्ट बुक में भी ऐसा होता। अरे एक अरिहंत पब्लिकेशन का बुक है ना, आपको पता नहीं क्या? अरिहंत पब्लिकेशन का बुक है जो हिंदी में लिखा गया है ना, अवेलेबल है मार्केट। मतलब उन्होंने ये कैसे लिखा है, उन्होंने जो एनसीईआरटी है वो एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन को हिंदी में कन्वर्ट किया। नाही प्रथमेश, काय गरज नाही। मराठीमध्ये नाही, एखाद्याने मराठीमध्ये लिहिलं चांगलं आहे, त्याच्या बुकचे त्याला कॉपीराइट मिळतील, पैसा मिळेल,
बघा वेळ मिळाला पुढे आता नका नंतर वेळ आला तर मराठीमध्ये तयार करा तुम्ही एनसाईड. नक्कीच नक्कीच मी सांगतो तुम्हाला त्याचे कॉपीराइट्स मिळतील. मी म्हणतो तुम्ही नवनीत पब्लिकेशन कडे जरी गेले तरी तुम्हाला ऍक्सेप्ट करतील जर तुम्ही मराठीत एनसाईड कन्वर्जन केलं. दॅट विल बी व्हेरी गुड. ओके चलो तो समझ में आया. अभी सवाल करते हैं जो श्रीरंग ने पूछा था कि सर इस पे क्वेश्चन भी होंगे ना, तो उसके ऊपर हम जाते हैं. ठीक है. क्योंकि जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते ना तब तक वो आपको ना उसका ना ये ऐसे मतलब ये नहीं होता यार इसमें क्वेश्चन कैसा है. चलो क्वेश्चन है the enthalpy of neutralization of ammonium hydroxide by HCl is minus 51.4 kilojoule per mole. Calculate enthalpy of ionization of ammonium. चलो यस अथर्व सही है. अथर्व कान्ही सही है आपका. बहुत बढ़िया. इतक्या सोप्या प्रश्नाला सुद्धा अतिशय घाणेरडे आन्सर सांगतायत मला बरेच. नाव नाही घेत मी त्यांच्यात. हा ईशा बरोबर आहे. ईशा नागोरी. साक्षी जैन बरोबर है. संस्कृति हवाई सही है. अनूप मारवाड़ी सही है. सौद सही है. ऋषिकेश विभूते सही है. वैभव गांडगे सही है. वेदांत पाटिल गलत है. खुशी 108 कैसे क्या करे रे तुम लोगों का. कसं करावं रे तुम्हाला. कुठं नेऊन ठेवला. वैभव धनावत सही है. अरे भाई एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज इक्वल टू होता है एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन माइनस इसमें वैल्यू है किलो जूल में, मतलब ये आएगा 57 पॉइंट. ठीक है. किलो जूल में तो 57 पॉइंट. तो आपको एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन दिया है कितना है माइनस 51.4 इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन माइनस 57. इतना इजी है. और आयोनाइजेशन पूछा है कितना है. इतने सिंपल क्वेश्चन में कैसे गलती कर सकते हो आप. सब लेने के बाद भी. थोडा सोपा प्रश्न असताना सुद्धा मला अशी वेगवेगळे विचित्र आन्सर सांगताय. मला कळत नाही यार एवढं सोपे प्रश्न कसं काय तुम्ही असं करू शकता. झालं का. अरे अजून एक नाही घेतो फक्त तुम्ही मला असे विचित्र आन्सर नका सांगू.
Second, at a particular temperature, H plus aqueous plus OH minus aqueous gives water liquid. Enthalpy of reaction is minus 57 kilojoule per mole. ठीक है. The approximate heat evolved when 400 ml of 0.2 molar H2SO4 is mixed with 600 ml of 0.1 molar NaOH will be. तुम्ही किलो कॅलरी आणि किलो जूलच्या व्हॅल्यू मध्ये कन्फ्युजन नका करू. अरे कोणतं तरी एक लक्षात ठेवा ना, म्हणजे मग तुम्हाला प्रश्न सोपं जाईल. कोणतं तरी एकच लक्षात ठेवा ना. सो आपको वाटर के फॉर्मेशन मतलब न्यूट्रलाइजेशन का एंथैल्पी दिया है -57.3. अभी क्वेश्चन में दिया है मतलब ले लो. मत सोचो मत कि नहीं सर वो तो 57.2 है ना. एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर चेंज होगा तो वो भी चेंज होगा. The approximate heat involved when 400 ml of 0.2 molar H2SO4 is mixed with 600 ml of 0.1 molar NaOH will be. Rohit Matkar, very good beta, very good. Wow, अथर्व काने बराबर है. सही है. वैष्णवी पवार सही है. योगिनी ये कल ही सॉल्व किया. अच्छा कैसे कल सॉल्व किया मतलब कल ही सॉल्व किया मतलब ये इसमें कुछ इसमें था क्या डीपीपी में वगैरह थे. अच्छा क्वेश्चन सॉल्विंग में. अच्छा कैसे किया वो भी बोलो. अभी जल्दी बोलो कैसे किया. हाँ इसमें ऑप्शन भी देता हूं मैं. ऑप्शन भी देता हूं. 3.438 किलो, 9.168 किलो, 5.2 किलो, 13.7. वेरी गुड. सबसे पहले तो आप लोगों को रिएक्शन निकालना होगा H2SO4 के बीच में और NaOH के बीच में. सो H2SO4 प्लस NaOH. क्या यहाँ पे आपको रिएक्शन बैलेंसिंग करना पड़ेगा. तो आपको यहाँ पे 2NaCl प्लस H2 और करेंगे आप लोग. सिंपल सी बात है. सही है. हाँ सॉरी H2SO4 है Na2SO. तो ये नहीं आएगा Na2SO. अभी सही है. Now what are the milli equivalent? What are the milli equivalent of this? है ना. So this is volume आपको पता है 400 है ना. milli equivalent is equal to पता है ना molarity into volume into in ml into x. सही है. तो यहाँ पे आपको पता है कि भाई जो हम H2SO4 के मिली इक्विवेलेंट ले रहे हैं वो कितने है ना. सो 400 into 0.2 है ना. और इसका कितना है 600 into 0.2.
ये इसके मिली इक्विवेलेंट इनटू n फैक्टर, इसका n फैक्टर 1 है, इसका n फैक्टर 2, सही है? क्लियर? क्लियर है ना? यहां तक सही है? सही किया मैंने? 400 इंटू 0.2 इंटू 2 सही है, 600 इंटू 1 सही है। अच्छा ये शुरुआत में 0 0 रहेगा, इसके मिली इक्विवेलेंट कितने हुए? बेदुने 4 है ना, 4 चुक 16, 1 से 60 आणि याची किती 60 है ना, सही है? काय म्हणले? टोटल वॉल्यूम नाही घेतला आपण, नाही ठीक आहे ना, हे दोन्ही रिएक्ट झाले ना, तेव्हा तर घेऊ ना आपण 60 H2SO4 चा n फॅक्टर इतका घ्यायचा, दोनों के दोनों तो H प्लस ले लिए ना। सर मग लिमिटिंग हो ना, बरोबर है ना, बरोबर है ना, सही है, यहां तक सही है। अच्छा यहां तक तो सही है ना, ओके, यानी इसका मतलब इसके 60 रिएक्ट होने वाले हैं और इसका 160 है ना, उसका 60 रिएक्ट होगा, मतलब ये कितना बचेगा? 100 बचेगा, और ये कितना तैयार होगा? ये तैयार होगा 60, ठीक है, ये भी तैयार होगा आप लोगों का 60 तैयार होगा, सही है? क्लियर? यानी 60 मिली इक्विवेलेंट इसके रिएक्ट हो रहे हैं, बराबर है ना? इसके हाँ, इसका 0 रहेगा, इसके है ना, इसका 0 रहेगा, ये 60 60 बनेगा, ओके। अच्छा हाँ बराबर ना, हाँ 0 0 किया मैंने, हाँ ये 0 है। अच्छा यानी इसके कितने मिली इक्विवेलेंट? हाँ, यानी इसका मतलब हुआ कि अगर इसके इस रिएक्शन से आप लोगों को -57.3 किलो जूल इतनी एंथैल्पी मिल रही है, एंथैल्पी का चेंज है, तो आपको 60 मिली इक्विवेलेंट के लिए निकालना पड़ेगा। तो 60 मिली इक्विवेलेंट के लिए कितना है ना, कितना वाटर फॉर्मेशन है? 60 मिली इक्विवेलेंट फॉर्मेशन, यानी इसका मतलब हुआ कि आप लोगों को है ना, मिली इक्विवेलेंट आपको पता है कितने हो गए, फिर इसमें कितने हैं इसके वाटर के? 60 मिली इक्विवेलेंट है ना इसकी, 60 मिली इक्विवेलेंट मेरे वाटर की, सही है ना? यानी इसका मतलब है अभी आप लोगों को टोटल एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आपका कितना आएगा, है ना, इसके मिली इक्विवेलेंट डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम करना पड़ेगा, है ना? कितना हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा आप लोगों का -57.3 इंटू 60, सही है ना? ये एक मिली इक्विवेलेंट के लिए, तो आपके 60 मिली इक्विवेलेंट के लिए कितने होने वाले? अरे ये 1 मिली इक्विवेलेंट के लिए ना, तो ये 60 मिली इक्विवेलेंट के लिए कितने आएंगे? ऐसे सिंपल। तो ये कितना आएगा बोलो, ये कितना आएगा बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी, टाइम खत्म हो गया, जल्दी जल्दी। यस ये आएगा आपका -3438 किलो जूल पर मोल, यानी जून में, और ये किलो जूल में कितना आएगा? माइनस सॉरी आएगा 3.438। एक्चुअली वैल्यू आपकी निगेटिव में होनी चाहिए, लेकिन ऑप्शन में निगेटिव नहीं, क्योंकि ऑप्शन में उन्होंने सिर्फ मैग्नीट्यूड बोला, इसलिए मेरा आंसर रहेगा ये। खत्म। हैव यू गॉट दिस? यस ऑप्शन ए।
ये 1 मिली इक्विवेलेंट के लिए होता है ना, 1 ग्राम इक्विवेलेंट या 1 मिली इक्विवेलेंट के लिए, लेकिन मेरे कितने अभी 60 मिली इक्विवेलेंट, तो 60 मिली इक्विवेलेंट के लिए कितना -57. ये आएगा जूल में, इसको कुल किलो जूल में करो, वैल्यू निगेटिव में, लेकिन उन्होंने ऑप्शन में सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है, वैल्यूज नहीं, साइन नहीं पूछा है. ओके, देखो हमने आयोनिक इक्विलिब्रियम में सिखाया ना, मिली इक्विवेलेंट हमेशा किसी भी रिएक्शन में मिली इक्विवेलेंट रिएक्ट होती है. तो हमने सबसे पहले तो रिएक्शन निकाल लिया, रिएक्शन निकालने के बाद हमने क्या देखा कि भाई इसके 160 मिली इक्विवेलेंट, इसका एन फैक्टर 2 है, इसका एन फैक्टर 1 है ना, तो इसकी मिली इक्विवेलेंट, इसकी मिली, क्या है 160, इसका है 60, शुरुआत में तो 0 होगा. अभी रिएक्शन होने के बाद इसका 60 रिएक्ट होगा, तो इसका भी 60 रिएक्ट होगा, मतलब ये बचेगा 100, ये बचेगा 0, तैयार होंगे 60 और ये भी 60. सही है. तो आपको पता है कि ये जो आपको एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन दिया है, ये 1 मिली इक्विवेलेंट के लिए होता है. हमने सिखाया ना व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड रिएक्ट्स विद 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस, यानी 1 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए या 1 मिली इक्विवेलेंट के लिए. तो मुझे निकालना है 60 मिली इक्विवेलेंट के लिए, क्योंकि वाटर कितने मोल तैयार हो रहे हैं, 2, और कितने मिली इक्विवेलेंट तैयार हो रहे हैं, 60 मिली इक्विवेलेंट. तो 60 मिली इक्विवेलेंट के लिए आएगा -57, यानी फाइनली यू विल गेट दिस आंसर. प्रभा सोनोने, सर मिली इक्विवेलेंट क्या है, मेरा केमिस्ट्री बेस थोड़ा वीक है. प्रभा तुमने बेटा आयोनिक इक्विलिब्रियम नहीं किया है क्या, तुमने आयोनिक इक्विलिब्रियम नहीं किया? हाँ योगिनी, आयोनिक इक्विलिब्रियम नहीं किया क्या तुमने? प्रभा, प्रभा ने किया है, अभी प्रभा बोली कि सर किया तो है, ये उसने सिखाया है क्या? अरे बेटा आयोनिक इक्विलिब्रियम में सब सिखाया है. चलो मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक सब लोग गुड बाय, थैंक यू.